बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा 1965 के सितंबर की यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से, सरहदों के उन मुहाफ़िज़ अज़ीम लोगों की याद में और उस बुज़दिल दुश्मन के ख़िलाफ़ जिसने मेरी सरहदों पर हमला किया। और आज की हमारी दूसरी स्टोरी हस्बे मामूल अफ़गानिस्तान होगी और तीसरी स्टोरी बिलावल का जो जलसा है मुल्तान का और जो उनका दौरा है मुल्तान का, उसके हवाले से होगा। बुखारी साहब, मैं PJ साहब कहूँगा, जावेद तो बहुत नौजवान है, आप, मैं और बुखारी साहब उस उम्र में हैं कि हम कुछ कह सकते हैं कि हमने क्या देखा। मैं उस वक़्त अभी इम्तिहानात दे के फ़ारग हुआ था और एक लाइब्रेरी थी उस ज़माने में, यहाँ पे सुबह अखबार मिलता था एंड उसको पढ़ने के लिए बैठा था, तो मैंने एक धमाके की आवाज़ सुनी और ये समझ नहीं आई ये धमाका किस चीज़ का है। सब लोग, पूरे शहर लाहौर वाले परेशान हो गए, हुआ क्या है। और उसके बाद पता लगा ये कोई जहाज़ है। बाद में पता लगा कि ये जहाज़ गुज़रा, इसने कोई बैरियर तोड़ा। अब बच्चे थे, हमें क्या पता बैरियर क्या होता है। और फिर चंद घंटों के अंदर ये पता लग गया कि एक बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान की बैनुकामी सरहद पर हमला किया है। और फिर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि लाहौर के रहने वालों और लाहौर के जो 7 दूसरे शहर थे उनके रहने वालों का रद्द-ए-अमल क्या था और क्या, मैं इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हालांकि ये बात 20 साल पुरानी है, लेकिन अभी ये जो आपने अल्लाहु अकबर का सुना है, आप यकीन करें कि जब उस वक़्त के सदर ने कौम से ख़िताब किया और उसने कहा कि दुश्मन बुज़दिल को ये पता नहीं कि उसने किस कौम को ललकारा है, तो आप यकीन करें अगर आज भी वो तकरीर आप भी सुन लें और ये नौजवान नस्ल भी सुन ले तो उसके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बुखारी साहब, आपको वो दिन याद हैं? वो रातें याद हैं? सारी रात हम पहरा देते थे कि दुश्मन की छाता बरदार न उतरें। मैं नहीं, तमाम नौजवान, तमाम लोग, तमाम शहरी गलियों महलों में फिरते थे कि कोई दुश्मन का छाता बरदार हमारे हाथ लग जाए तो हम उसकी तक्का बोटी कर दें। मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मेरे पे जाराना हमला हुआ था मेरी आज़ादी को ख़त्म करने के लिए। वो एक बस ले गए थे वाटापुर पे खड़ी हुई। असूली तौर पे बसें जो लाहौर में चलती थीं वो आखिरी बस स्टॉप पे रात को खड़ी कर दी जाती थी, सुबह की सवारी भी वहीं से उठाई जाती थी। उनके हाथ एक बस चली, बस वो ले गए और BBC ने उस बस को देख के कहा कि लाहौर कैप्चर हो गया है, लाहौर को हिंदुस्तान ने फतह कर लिया है। और उनकी ख्वाहिश थी कि जिमखाना लाहौर में शराब के पैग पिए। बुखारी साहब, याद है कुछ आपको? जी, मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद है कि दुश्मन जब बुज़दिल दुश्मन जब हमला करे और फिर जिस तरीके से इस कौम ने उसका सामना किया, वो एक ऐसी कहानी है जिसे जितनी दफ़ा भी आप बयान करें उसके अंदर एक नया जोश और वलवला जो है वो आ जाता है। मैं बताता चलूँ अपने नाज़रीन को कि जो बहादुरी के मज़ाहिर देखे गए अवाम की तरफ से, उसकी वजह से लाहौर, अहले लाहौर का नाम पड़ा था, जिंदा दिलाने लाहौर। आई होप यू ऑल रिमेंबर। एक और सियालकोट का नाम पड़ा था और अपना सरगोदा के 3 शहरों का नाम उस जंग की वजह से लिया जाता है। मैं जो 2-3 बातें इस हवाले से करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ऐसी शुजाअत की दास्तानें हैं, आप बयान करने बैठे तो दिनों चाहिए उसके लिए, घंटे के प्रोग्राम में तय नहीं हो सकता। लेकिन 2-3 बातें जल्दी। एक तो शफकत बलोच जो रेंजर्स के मेजर थे, उन्होंने पूरे भारत के ब्रिगेड का हमला वांगा के ऊपर 90 जवानों के साथ 9 घंटे तक रोके रखा, इससे पहले कि पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते वहाँ पहुँचे। ये तो आपको पता है कि जब हमला होता है तो डिफेंसिव फोर्स किसी दूसरी जगह से आती है। ये जावेद बैठे हैं, इनको इसका बहुत अच्छी तरह से पता होगा। इसी तरह से मेजर नादर परवेज़ जो दुश्मन के पीछे मोर्चों के अंदर मौजूद था और वो इतला दे रहा था कि कहाँ कहाँ हमला करे, और फिर गाजी बन के वापस अपने वतन आया। वो अजीज़ भट्टी शहीद तो खैर निशाने हैदर जो है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना, जिस तरह की बहादुरी का मुजाहरा उन्होंने किया। उनके जो मुझे मेजर आफ्ताब याद आता है। ये जो पुल था बाटापुर वाला, ये अभी नहीं ख़त्म हुआ था, तो हमारी फ़ौज ने सबसे पहले जो जाके काम किया, मेजर आफ्ताब ने इसको डायनामो से उतार दिया। तो अब ये BRB बहरी है, BRB के पार हिंदुस्तान था और BRB के इधर हम थे।
और जैसे से हमारी फौज आती है कि इसने आगे मोर्चे संभालने शुरू कर दिए BRB के इस हाथ जो हम जब जाते हैं जो पहला हाथ आता है वो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप दो मुख्तसर बातें और, एक तो ये कि तलकीन शाह का एक प्रोग्राम चला करता था जो हमें जंगी सूरत हाल अपने रंग और अपने अंदाज से बताते थे, और दूसरी बात यह कि जिस तरह के जंगी तराने और मिली तराने उस वक्त ईजाद हुए हैं, चाहे वो मलका तारनम नूर जहाँ थी, चाहे वो शौकत अली थे, जो भी थे, उन्होंने भी फौज का भी दिल गरमाया और कौम को भी बहुत ज़्यादा बहादुर ये बनाया। पीछे अभी तो यू वर यंग एट द टाइम, मेरी उम्र से कम या थोड़े तो बड़े हो गए। कैंटोनमेंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल रावलपिंडी, तो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इंडिया पिंडी पे अटैक करेगा, और इस्लामाबाद अब था ही नहीं कोई। तो वहाँ मुझे याद है कि हम ट्रेंचेस खोद रहे थे कि शायद अगर दुश्मन यहाँ करे तो ट्रेंचेस खोदे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं तो इसी को आगे लेके बढ़ूँगा कि हमारे स्कूल से, कैंटोनमेंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से, काउंटलेस लेफ्टिनेंट जनरल्स, काउंटलेस जनरल्स, काउंटलेस ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर्स निकले, एंड 99.9% आर्मी में सारे गए। आई एम श्योर कि उन पे अंदर जो जज्बा आया, तो 65 वॉर के अंदर बड़े बड़े मशहूर नाम हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को उन्होंने वो आगे लेके गए। मैंने तो एक्सपीरियंस किया था जी 71 में, और एक एक्सपीरियंस है जो मैं जवान के तरफ से कहूँगा। मेरी फील्ड 22 फील्ड थी मेरी रेजिमेंट, तो हम गंडा सिंह वाला बॉर्डर पे, तो एक आर्मी की टेक्नोलॉजी है, वो एक फिजियोलॉजी है फ्रेश। वो रात को हम फ्रेश सप्लाईज लेके जा रहे थे, तो वो पुराने अमेरिकन ट्रक्स, तो इंडिया का अटैक आ गया उधर से, सतलज की परली साइड से। तो वो हमारी 2 गन्स थी पीछे, हमारी तो फील्ड थी पीछे, मीडियम और हैवी थी, रानी शेरनी। लो जी अटैक आया तो फुल बैटल गियर में एक वो खाल होती है रोड के साथ, छलांग मार दी। तो एक थे हवालदार मोहम्मद ख़ान, उन्होंने मुझे किक मारी ऐसी कि अभी भी मुझे दर्द होती है। तो जब फायर ख़त्म हो गया तो ही गॉट अप एंड सैल्यूटेड सर कि अगर गोला हमारे पे पड़ता तो हम 2 जाते, लेकिन मैंने कहा कि या मैं जाऊंगा या आप जाएंगे, और मैंने इसलिए आपको सेपरेट किया। ये होता है जवान। जावेद, आप बुरा ना मनाइएगा कि हम अपनी बातें कर रहे हैं इस जज्बाती नोयत की, काश आप भी उस वक्त होते। आप यकीन करो कि जावेद, आपकी उम्र के जो लोग थे, जो नौजवान थे, जो बूढ़े थे, जो औरतें थी, फ़ौज गुजर रही थी फिरोज़पुर रोड से। हालांकि फ़ौज के पास बहुत ज़्यादा आपको पता अपने इंतजाम खाने पीने के थे, लेकिन लोग सड़कों पे खड़े थे। कोई रोटियां लेके खड़ा है, कोई सालन लेके खड़ा है, कोई अपना वो, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ इसलिए उस ज़माने की में वो चाटियाँ होती थी जिसमें लस्सी वगैरह होती थी, लोग वो लेके खड़े थे। खान साहब, मैं जिस तरह आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो आई विटनेस हैं कि फ़ौज ने क्या कुर्बानी और हमारे पूरी पाकिस्तानी कौम ने किस तरह फ़ौज के साथ खड़े होकर कुर्बानियाँ दी। मैं तो ये समझता हूँ और हम सब को मिलकर सलूट करना चाहिए उन शहदा को जिनकी बदौलत आज हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हंसी खुशी अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं उन शहदा की फैमिलीज़ को भी सलूट करना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको पता है कि फैमिली मेंबर जब मुल्क के लिए शहीद होता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है। और चौथी और आखिरी बात जिस पे मैं बस बात ख़त्म करूँगा वो ये बात कि ये वो कुर्बानियाँ ही हैं, इनकी कदर हमें करनी चाहिए उन कुर्बानियों की। और ये कदर उस वक्त हमें करनी चाहिए जब वक्त हो, जब वक्त गुजर जाएगा फिर नाकदरी नहीं करनी चाहिए। जावेद, ये जो आपने बात की है को ना, सलूट करना चाहिए। जावेद, वो कहते हैं ना, ए पुत्र हटाते नहीं मिलते, नहीं विक दे, ए नहीं विक दे। साबित कर दिया कौम ने। और एक आखिरी बात अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, वो ये कि बसंत, आप देखते हैं ना बसंत कैसे मनाई जाती है। जब MM आलम ने 5 तैयारे गिराए थे हिंदुस्तान के 30 सेकंड्स में, वो लोगों ने छतों पर चढ़ के ऐसे देखा था जैसे पतंगबाजी हो रही होती है। मैं उसका खुद विटनेस हूँ अपनी छत पर। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। वक्त नहीं मेरे पास, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये 1965 की वॉर जो है, अगर पाकिस्तान को समझना है किसी ने कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है, पाकिस्तान की फ़ौज क्या चीज़ है, तो उसको 1965 की जंग की किताबें पढ़नी चाहिए। मैं ख़ास तौर पे अपने नौजवानों से कहता हूँ, आप बराए मेहरबानी उनको पढ़ें, इस BRB के बारे में पढ़ें कि ये BRB ने किस तरीके से इस लाहौर शहर को बचाया। जब तक BRB बचाती रही तब तक हमारे फ़ौजी
मुख्तलिफ इलाकों से शहर की तरफ आते रहे, और जब वो पहुँचे तो फिर उन्होंने जो कुर्बानियों की दास्तान रकम की है उस पर इतनी इतनी मोटी किताबें न सिर्फ पाकिस्तान में लिखी गई हैं बल्कि दुश्मन ने भी लिखी हैं और तस्लीम किया। और वो हमारा बुज़दिल दुश्मन इस तरह का था कि जब मैंने जाके देखा 20 या 21 सितंबर को, तो बाटापुर के परे जो BRB का इलाका था उसकी कोई छत, उसका कोई शतीर, उसका कोई दरवाज़ा उसने नहीं रहने दिया था, वो सब चोरी करके ले गया। ये एक बुज़दिल और चोर दुश्मन है। मैं फिर कहता हूँ जंगें अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आप पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर अपनी इज्जत के लिए, अपनी वकार के लिए, अपने वतन के लिए और अपनी कौम के लिए हमें हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए और रहना चाहिए। अब मुझे जाना है ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने महसूस किया कि बुखारी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जावेद भी कुछ कहना चाह रहा है और PJ मीर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। थोड़ी सी मैं डंडी मारूंगा और एक साबिक फौजी PJ मीर को मौका दूंगा कि वो आखिरी बात क्या कहते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह, आपने बड़ी प्यारी बातें की हैं और आपने, मैं समझा, बड़ा इमोशनल आपने सबको किया है, लेकिन मैं ISPR को यहाँ कहूँगा और एयरफोर्स के बेस कमांडर्स को, GOC को, जो हमने रोडें रखी हैं इस पे सिर्फ है MM आलम। किसको क्या पता है MM आलम कौन है? उसके नीचे उसकी हिस्ट्री लिखें, मेजर अजीज़ भट्टी की हिस्ट्री लिखे नीचे, प्लेक्स बड़ी बनाएं ताकि हमारी नई जनरेशन उसको पता चले ये लोग कौन हैं। कंटोनमेंट के इलाकों में कुछ जगह हैं, हाँ, उसी को कॉपी करें सिविलियन के इलाकों में। चलें जी, अब अगला जो टॉपिक है वो भी हमारी सलामती से मुतल्लिक है। जहाँ एक इस तरफ ये दुश्मन है, और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कोई जंगी जुनून क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन जब जंग आ जाए तो फिर जंग को बहादुरों की तरह लड़ना भी तो चाहिए। और अब ये जो मेरा ये बॉर्डर ख़राब किया जा रहा है, और हिंदुस्तान ने पूरी 20 साल कोशिश की अफ़गानिस्तान में कि किसी न किसी तरीके से वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल को पैदा कर रहे अपने एजेंटों के ज़रिए कि हमारा वो बॉर्डर बिल्कुल ऐसा बॉर्डर बन जाए कि जिसकी 24 घंटे हमें हिफाजत करनी पड़े, ताकि हम मशरकी बॉर्डर पे भी हमारी तवज्जो रहे और हमारी उस बॉर्डर पे भी तवज्जो रहे। अब वहाँ पे जो हो रहा है वहाँ पे तो मैं आपको PJ और जावेद वगैरह सब ये कहूँगा कि वहाँ पे तो बहुत बुरी नाकामी हुई है हिंदुस्तान की। और ये जो DG चला गया आपका इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, वो स्मार्ट यंग मैन जो जिसकी मैं कल तारीफ़ कर रहा था, कब पकड़ा हुआ चाय का, उसके जाने के बाद तो अल्लाह जाने वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोग बताएंगे जी। मैं इसके हवाले से मुख्तसर अर्ज़ कर दूं आपको, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात जो है अफ़गानिस्तान की जंग के हवाले से वो ये है कि वहाँ पर जो NDS और रॉ की जो कोलैबोरेशन थी स्पिन बोल्दक के इलाके में, जहाँ फरारी कैंप बनाए हुए थे उन्होंने, जहाँ वो बलूचिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग देते थे, उनकी मौत वाक़या हुई है। वो वहाँ से दुम दबा के किस तरह भागे हैं ये तो खैर आने वाले वक्त में ये कहानियाँ सामने आएंगी। लेकिन रॉ के बारे में जो हिंदुस्तान में इस वक्त कहा जा रहा है, उनके एक कर्नल का बयान ये है कि 500 आदमी रॉ के बाकायदा बेस थे स्पिन बॉल्दर के इलाके में। तो एक मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात यह कि जंग के ख़ात्मे से पहले जो हमें खदशात थे कि कहीं ऐसा ना हो, वो वैसा हो रहा है। ख़ास तौर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश की जो कोलैबोरेशन की बातें हवा में अब उड़ रही हैं, उसके नतीजे में कोयटा में 4 दफ़ा अटैक हो चुका है, हमारी FC और लेविस के ऊपर अटैक हो चुका है, दासू में दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये हमारे खदशात से, मेरे ख्याल से ये तो मुझे तवक्को है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस इन सब से निपटने के लिए बहुत बड़ी, वो यार वॉर हार्डन, वी नो हाउ टू डू इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ख्याल ये है कि इसके बारे में अब हमें यकजोई के साथ पूरी अपोजिशन को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि वो एक पेज पे आके कम से कम इस किस्म के फितने जो हैं उसके लिए एक मुश्तरका लाया अमल तय। और जब मैं इसमें ऐड कर दूं, जावेद जिस आप बोलेंगे जावेद बोलेगा, 22 अगस्त को हमला हुआ, 15 अगस्त को हमला हुआ, 8 अगस्त को हमला हुआ। तो देखें कि उस इलाके में जहाँ पे हमें खदशा है कि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुई और हमने वो पकड़ा भी है जी, इनका कुलभूषण को पकड़ा भी है, तो ये तो साबित हो रहा है PJ कि वहाँ पे कुछ हरकत की हुई है। सबसे पहले तो मैं यहाँ कहूँगा कि हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं
इसके यौम नाकामी हम कर रहे हैं हिंदुस्तान की, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जो 65 की वॉर है, ठीक है, यौम नाकामी हिंदुस्तान की। और आज भी आप दोनों ने जो बात की है, जावेद भी इस पे बोलेंगे कि ये हिंदुस्तान ऑल अराउंड कितनी काउंसलेट्स लगाई इसने बॉर्डर्स के ऊपर, किसने क्या क्या स्पिन बॉर्डर के अंदर आपने बता ही दिया। शेख रशीद कह रहे हैं 7 ट्रेनिंग कैंप इसने बनाए, 7 ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में। यस, और ये जो मैं समझता हूँ ये सेटबैक है हिंदुस्तान की आवाम को, मैं समझता हूँ उनको पता लगना चाहिए कि ये कितना बारबैरिक और कितना मैं कहूँगा कि जहरियाना इनका एटीट्यूड रहा है। और हिंदुस्तान को यही ये जो जुनता है, ये आरएसएस, यही उसको ख़राब कर रही है। हिंदुस्तान एक अच्छी सुपर पावर बन सकती है, लेकिन ऑन द कंडीशन, जावेद, ऑन द कंडीशन कि इनमें अकल के बंदे आए। अकल आनी नहीं है ना। अभी हम 6 सितंबर की बात कर रहे थे, वो दुश्मन जब तक मौजूद रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसकी सोच भी वही है जो पीछे आज से 50 साल पहले उसकी सोच थी, 60 साल पहले सोच थी, आज पिछले 20 साल में अब उसने अमली मुजाहरा किया है। डायरेक्ट जंग करने की बजाय उसने अफगानिस्तान में अपने कैंप्स बना के डायरेक्ट उधर से किया है। तो जब तक वो दुश्मन मौजूद है उस वक्त तक हमें यकीन रखना चाहिए, उम्मीद भी नहीं, यकीन रखना चाहिए कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहेगा। एक बात मैं आप कहना चाहूँगा, आप जावेद साहब का बात कर रहे हो, मुझे शक है कि पंजशेर में जो खेल हो रही है इसमें भी अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का हाथ है। वहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। नहीं खान साहब, पंजशेर का मामला ना डिफरेंट हो गया। अब उधर ये चाहें भी तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा, चाहने की बात नहीं कर रहा, मेरा ये शक है। नहीं, शक आपका यकीनन होता अगर तालिबान ने प्रॉपर तरीके से पंजशेर को कॉर्डन ना किया होता। उन्होंने चारों तरफ से उसके जितनी एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सीज कर दिया है, उनका जो तमाम आने और जाने वाला सामान तक को नहीं जा सकता। आपसे भी ये शेयर कर रहा हूँ शक, मेरा ये शक है कि जो पंजशेर के अंदर हुआ है, ये जो मैं इसको साबित करता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए गुजारिश एक बात है कि जावेद, और ये जो वाक़या हुआ ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ले ली है इस वाक़े की, जो वो पिछले भी उन्होंने ली है, वो करते रहेंगे। जो मैं बात खत्म करना चाहता था बुखारी साहब, बात यह है कि जब तक हमारा दुश्मन मौजूद है वो किसी ना किसी शक्ल में ये काम करता रहेगा। और हमें ये यकीन रखना चाहिए, और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जिस तरह आपने अपोजिशन की बात की है, हम सबको मिलके आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए यकजा होना पड़ेगा। देखिए गुजारिश ये है कि ये कहना कि हिंदुस्तान का कोई रोल अब नहीं रहा है बाकी, ये मैं इसके साथ इत्तेफाक करने से थोड़ा सा इसलिए कि अब जितने भी वहाँ स्प्लिंटर ग्रुप्स बनेंगे ना, उनको असला भी राह देगी, उनको फंडिंग भी राह करेगी, ताकि अफगानिस्तान की सूरत हाल में उसका कोई ना कोई अमल दखल रहे। अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने में उनको वहाँ से वो सब कुछ मिल जाता है ना, टेररिस्ट वहाँ से मिल जाते हैं, ट्रेन लोग वहाँ से मिल जाते हैं, फरारी लोग वहाँ से मिल जाते हैं। इसलिए वो एक ऐसी चौकी आप कह लीजिए जहाँ से इंडिया कैन बी ए न्यूसेंस। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, वो तालिबान की हुकूमत भी इसके बारे में बिल्कुल वाज़े है। उन्होंने तो यहाँ तक बयान दे दिया कि कश्मीर की जंग जो और जहाद जो है वो हर मुसलमान का ऊपर फ़र्ज़ है, उसकी भी इंडिया में बहुत आग लगी है, भी तकलीफ लगी हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये मेरा जुमला जो है, ये मुझे प्रोड्यूसर मेरा कहता है, मैं बहुत कहता हूँ, गुजारिश ये है कि हुकूमत साजी सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त तालिबान को अफ़गानिस्तान में। और इसमें पहले हम सुनते थे कि मखलूत हुकूमत होगी, सारे स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी होगी। अब वहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं जनाब, ये तो सिर्फ तालिबान की हुकूमत होगी, शूरा में भी वही होंगे, हुकूमत में भी वही होंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अल्लाह करे कि इससे चैलेंज जो है, जो मेन चैलेंज है, देखें इंडिया के अंदर इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं, हर किस्म की इंडिजिनस मूवमेंट है, वो पूरा गंद जो है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो बार फेंकेगा। अब यही हमेशा किया उसने, ये हमेशा उसने किया। एक बात पीछे हमें देखनी पड़ी, उसको छोड़े। अब हम वी शुड डिस्कस ओनली अफगानिस्तान, बिकॉज ये बात जो अभी बात जो की है इधर, कि कहीं ऐसा ना हो कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो बनाने का तस्वर है और उसके साथ जो वादे हैं वो उसके रास्ते में रुकावट ना, एक दफ़ा रुकावट आई फिर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो इसी रुकावट को देखिए, इसको जो चीज़ है मेन इस वक्त आपके सामने जो आप कह रहे रुकावट, ये 2 हफ्ते पहले इनकी टोन क्या थी, 2 हफ्ते के बाद इनकी टोन क्या है। एक ये ख़वातीन का जो जलसा है उसके अंदर आपने देख लिया, और टीयर गैसिंग उन पे की, हर चीज़ की आप कह लो कि मजम्मत की, उसको मारा।
उन्होंने कहा जब मीडिया ने पकड़ा, कहते नहीं जी ये आउट ऑफ हैंड हो गया था। यार ये औरतें आउट ऑफ हैंड जाएंगी वहाँ? हाँ, सो द क्वेश्चन सही है, इज concern दे आर आपका। गोइंग बैक। कंसर्न अभी सबसे बड़ा क्या है? बरतानिया का है सबसे बड़ा कंसर्न। देखें अमेरिका तो अभी बना है तो ना, मैं कहता लॉबिंग कर रहा है कि इसको तस्लीम ना करें इस अमेरिका तो हुकूमत अभी को। बना है ना 1777 के अंदर। द क्वेश्चन इज ब्रिटेन बहुत पुराना दिमाग है उसके, आप कह लो कि उसके जो बड़ा secretary- पुराना शिकस्त खुर्दा है। और हाँ, उसके ये जो जर्नलिस्ट निक कार्टर, उसने क्या कहा है कि एक तो बड़ा हमें एक सरप्राइज मिल गया, और सबसे बड़ा सरप्राइज तालिबान को मिला है कि उनको पता नहीं था कि काबुल उनके हाथ में आ जाएगा। एक ये कंफ्यूजन। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, फॉर्मर MI चीफ जो है सर एलेक्स यंगर, वो कहता है कि अब हमारी प्रेजेंस, इनकी ये इन्होंने बात की पहले कि हमारी जो प्रेजेंस है अगर ना हुई, हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। बरतानिया के बारे में 2-3 लैंडमार्क्स हैं। एक तो जनरल निकलसन का जो Yes, वो कब्र जो है टेक्सला के वो पास। टेक्सला के पास, और दूसरा वो जो चर्चिल पोस्ट है यस, वो लोअर दीर के पास, लोअर दीर के पास। वहाँ ये लड़ाई इनकी जो है बरतानिया की और अफगानों की बहुत पुरानी है। और जब मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मुझे पता है कि अफ़गानिस्तान में जो आया वो वहाँ से बच के नहीं गया, और ये उसकी तारीख़ है। लेकिन मेरा ये ख़दशा है, और हम सब दोस्तों का ख़दशा है, खुदा ना करे कि आपस में कहीं इस दफ़ा लड़ पड़ें। अगर ये आपस में लड़ पड़े तो हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं नेगोशिएट करने के लिए। हमने दोहा के मुज़ाकरात में फैसिलिटेट किया, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं दुनिया भर की तरफ से कि हाँ हम इनको समझाने में कामयाब हो सकते हैं। समझना तो उन्होंने है ना, मुस्तकबिल तो उनके हवाले है, उनके हाथ में है। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा हज़रात। बात हो रही है अफगानिस्तान की, और ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे DGI को वाहिद आदमी नहीं जो वहाँ पे गया। इससे पहले अमेरिका, तुर्की और कतर के चीफ ने भी दौरा किया। कह रहा था बात है कि दहशत इनकी इतनी है कि सारा हिंदुस्तान, कोई TV हिंदुस्तान को लगा लो, किसी को सुन लो, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि आदमी को हैरानगी होती है वहाँ पर वो कह रहा है। कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं, फ़्लाइट्स चलनी शुरू हो गई हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। जो इंटरनल फ़्लाइट हैं वो भी उन्होंने चलानी शुरू की हैं। कोशिश तो देखें उनकी है कि वो कुछ ऐसी सूरत हाल को पैदा कर ले। जावेद, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस सारी सूरत हाल के ऊपर? मैं इस सूरत हाल पर सिर्फ इतना कहूँगा जो जनरल फैज़ ने कहा कि परेशान मत हो, सब ठीक होगा, पहली चीज़। दूसरी, जिस इंक्लूसिव हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें ग्रुप्स में हकानी ग्रुप भी है, मुल्ला बरादरान का ग्रुप भी है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा सख्त मजाज, जिनको ट्रू तालिबान कहा जाता था, ठीक है, और वो दाइश में जा चुके थे। जो दाइश के एलिमेंट भी तालिबान की शक्ल में इनकी रैंक्स एंड फाइल में आ चुके हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर ये डिले आ रहा है तो इस डिले के पीछे सिर्फ एक मंतक है कि तमाम लोगों को इकट्ठा रख के एक हुकूमत बनाई जाए जिसमें हामिद करज़ई भी शामिल हो, अब्दुल्ला भी हो। हमारे जो चीफ गए थे उनके जाने का मकसद ये था कि अगर कहीं इट्स एंड बट्स रह गए हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि असल इम्तिहान इनका यह हुकूमत बनाना नहीं है। मेरे लिए ये इम्तिहान नहीं है, असल इम्तिहान उसके बाद आना है। क्योंकि उधर 6000 टन अफ्यूम इस टाइम, उधर की जो नौजवान नस्ल अफ्यूम पे लग चुकी है, उधर ना बिजली का निज़ाम है, ना हेल्थ केयर का कोई सिस्टम मौजूद है, ना जो सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ आज हम से बात कर रहे थे, मेडिसिन ख़त्म हो गई है, फूड का सिस्टम ख़त्म हुआ है, सिस्टम कोई मौजूद ही नहीं है। जब हुकूमत बनेगी उसके बाद असल इम्तिहान इनका स्टार्ट होगा। तो मेरा ख्याल है तालिबान को रियलाइज़ करना चाहिए कि सूनर और लेटर इनको बना लेनी चाहिए ताकि वो असल इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। जी, एक दुश्मन जो है, हमने हिंदुस्तान का जिक्र कर दिया, हमने दाइश का जिक्र भी कर दिया। एक दुश्मन जो वहाँ से ज़ख्मी सांप की तरह से निकला है जिसका नाम अमेरिका है, ये तवक्को रखना कि वो अब वहाँ से बस सिर्फ हाथ धो के और आराम से बैठ जाएगा, ये नहीं होगा। निकले वो क्यों हैं उसकी मैं एक वजह शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। वो ये है कि अमेरिका ने ये तो सरकारी तौर पे तस्लीम कर लिया कि मेरा 2400 फौजी जो है वो हलाक हुआ है इस जंग में। असल फिगर 5000 से भी ऊपर है, इसलिए कि अमेरिका जैसी सो कॉल्ड जमहूरियत में किसी डेड बॉडी की तस्वीर छापने की इजाज़त नहीं है ऑफिशियली अंडर लॉ।
ना आप दिखा सकते हैं, ना तस्वीर ले सकते हैं, ना नंबर बता सकते हैं। नाम बताते Anyway, हैं, नाम एक बता तो वो जख्मी सांप की तरह से यहाँ से निकला है, लिहाजा वो हर कोशिश करेगा कि तालिबान की हुकूमत नाकाम हो, पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो। मैं अपनी पूरा खित्ता डिस्टर्ब Yes, हो। मैं अपने लीडरशिप से, चाहे वो सियासी है, चाहे वो हुकूमती है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स की क्लास है, उन सबसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आंखें खुली रखें। अमेरिका बुज़दिल जी दुश्मन भैया। ज़रूर है, क्योंकि उसने जूतियां खाई कंबोडिया में, वियतनाम जी में, भैया। इराक में और अब अफगानिस्तान में, लेकिन वो चालाक दुश्मन है। देखिए, सिर्फ आंखें हमें खुली आपने रखनी पीछे चाहिए। बड़ी कि आपने फिगर दी है कि 2400 लेकिन 5000। 15 साल पहले मुझे एक CIA ऑपरेटिव ने यही मुझे कहा कि ये लोग ऑर्फन्स लेके आते थे जिनका अगला ना पिछला और ताकि इनको रोने वाला कोई ना हो। ताकि रोने वाला कोई ना हो। ये इनकी पहले स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले ये कालों को इन्होंने इधर भेजा था, कालों को नहीं, ब्लैक्स को आप कह दो, उन्होंने भेजा था। और 2400 जिनकी फैमिलीज हैं, ये बहुत बड़ा प्लॉय था जो कि इनको पता चल गया, कि लोगों को पता चल गया है, इसलिए इनके खिलाफ गवर्नमेंट होगी। अब बात आती है जी, इस वक्त जो हमने देखना है कि ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज आ रही हैं कि नहीं, कतर ने भेज दी हैं। इनका हेल्थ केयर जो सिस्टम है टोटली कोलैप्स है, जिस तरह जावेद अभी बात कर रहे थे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो डिफरेंस अभी अमेरिका और UK के अंदर आ गया है, UK इज़ कंसर्न्ड कि ये जो थ्रेट है ये इनको पड़ेगा, और इसका जो स्पिल ऑफ इफेक्ट है, अगर अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं होता तो द थ्रेट इज गोइंग टू कम डायरेक्टली टू द UK। और उन्होंने कहा है कि आपने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स बॉर्डर्स पे लेने हैं, कि अननोन, अनफोर्सीन एंड वज़ीर ख़ारजा ने तुर्कम बॉर्डर में भी किया था। जो यूरोपीय यूनियन ने भी कहा जी, है जी। कि वी विल नॉट टेक एनी अफगानीज हियर, व्हाई शुड वी, दे शुड स्टे देयर बिल्कुल, ये बड़ी क्लियर बात है। ये जो हमारा असल में पता लगता है, जावेद साहब और PJ साहब और बुखारी साहब, पता नहीं लगता वक्त कैसे ख़त्म हो जाता है। वो प्रोड्यूसर बेचारा चीखता रह जाता है, बस करो, आगे चलो, आगे चलो। अब ये एक आधी बात मैं कह के मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि ये सेगमेंट तो ख़त्म हो जाता है। अगला सेगमेंट होगा हमारा बिलावल भुट्टो साहब का और उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। बात यह है कि अफ़गानिस्तान ख़ुद एक बहुत बड़े इम्तिहान में से गुज़र रहा है, उसकी सारी क़यादत। और अब वो क़यादत मुख्तलिफ है। ये वो क़यादत नहीं है जो कच्चे मकानों में रहती थी, ये वो क़यादत है जो कतर में रहती थी, जो दोहा में रहती थी, जो अब इंग्लिश भी सीखती है और इंग्लिश बोलती भी है और इंग्लिश को समझती भी है, और उसके उठने बैठने का ढंग भी बदल गया। अगर आप चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात देखें तो आपको एहसास होगा कि कितना ज़्यादा लर्निंग किया। लेकिन जावेद ने एक बहुत बारीक बात की है, वहाँ पे भी इंतहा पसंद ग्रुप है और हर जगह पे इंतहा पसंद ग्रुप होते हैं। हमारी सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उन इंतहा पसंद ग्रुपों को अपनी खातर, अपने मुल्क की खातर, वहाँ के गरीब आवाम की खातर जो देहातों में रहते हैं, उनके मुस्तकबिल की खातर एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने में साथ खड़ा हो जाए। मुझे खदशा है, सितंबर का महीना है, गंदम की शॉर्टेज वहाँ पे हो रही है, अगर ये स्मगलिंग भी हो रही है लेकिन गंदम की शॉर्टेज हो रही है, और ये बहुत ख़तरनाक होगा कहीं वहाँ पे कहत न पड़ जाए। मुझे अगले सेगमेंट में जाना है, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा हज़रात। बिलावल मुल्तान में है, सियासी अमल शुरू है। और जावेद साहब, ये बिलावल का दौरा मुल्तान क्या है और क्यों है, क्या आपका ख्याल? बेसिकली वो पंजाब के अंदर मूव करके, लोगों के साथ राब्ते करके, लीडरान के साथ राब्ता करके, पीपल्स पार्टी, चूँकि पंजाब के अंदर खान साहब आपको पता है कि पीपल्स पार्टी इतनी फाल नहीं है, और पीपल्स पार्टी को पता है कि आने वाले इलेक्शन में उसका मुकाबला PTI के साथ है और PMLN के साथ है। अगरचे शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी का राब्ता हुआ है कि जो हम इकट्ठे मिल के आने वाले वक्त में जो शफाफ इलेक्शन है उसके बारे में कोई बात करें, ताकि हुकूमत को टफ़ टाइम दें और हुकूमत को इस लाइन पर लेकर आएँ कि जो आने वाला इलेक्शन हो कि वो साफ़ और शफाफ हो। मगर दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान है वो तो बड़ी क्लियर है। वो उन्होंने तो ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि हमारा अगला इलेक्शन PMLN और PTI के ख़िलाफ़ है। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो सो कॉल्ड हम अपोजिशन बना के फिर रहे हैं, इस अपोजिशन का मुस्तकबिल है भी कि नहीं है,
या इनका भी अपने ही वजन के साथ हशर और नशर हो जाएगा। अगरचे आपको पीटीआई की हुकूमत इतने मौके दे रही है इस अपोजिशन को कि इनके साथ क्या किया जाए, मगर अपोजिशन है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने ज़ाती इंटरेस्ट और अपने आने वाले इक़्तिदार के इंटरेस्ट के लिए वो किसी को कुछ नहीं सुनना चाहते। सिर्फ एक बात क्या कि बात ख़त्म करूँगा, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी ही स्टेटमेंट क्या दी है आज की तकरीर में कि अगर इलेक्शन शफाफ हुए तो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी। तो इसका मतलब तो फिर आप सब मेरा ख्याल है बेहतर समझते हैं कि जो इलेक्शन जीतेगा उसका शफाफ है, जो हारेगा उसका इलेक्शन ही खराब। मेरे ख्याल से इसकी दो और वजूहत भी हैं, उसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि आपको याद होना चाहिए कि जो जनूबी पंजाब था वो किसी वक्त में पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, और अपने पंजाब की कैंपेन के आगाज़ के तौर पे वो मुल्तान आए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी रीसेलेक्ट करे यहाँ पर। ये एक नेचुरल बात है। लेकिन जो उनका स्टेटमेंट है आज का, जो उनकी तकरीर है, उसके अंदर से जो पहलू मुझे सबसे नुमाया नज़र आया है वो ये है कि आज उन्होंने पीडीएम छोड़ने के की वजूहात और जवाब पेश किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने हमारी बात मान ली होती और अदम एतमाद की तरफ ये जाते तो दोनों जगह, मरकज़ में भी और पंजाब में भी, पीटीआई की हुकूमतें गिर चुकी होती। तो दिस इज़ जस्ट अ जस्टिफिकेशन टू जस्टिफाई देयर लीविंग द पीडीएम, एक बात। मगर इसके साथ साथ यही बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन ने हाथ ज्वाइन ना किए एक दूसरे के साथ तो पीटीआई की हुकूमत न सिर्फ कायम रहेगी बल्कि वो जो एक तसव्वुर था कि पीटीआई की नाकामी को बुनियाद बना के इससे जान छुड़ाई जाएगी, वो शर्मिंदा ख्वाब, ताबीर वो ख्वाब नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी पंजाब में रीसेलेक्ट होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके बारे में पिछली दफ़ा जब जरदारी साहब पंजाब तशरीफ लाए थे और यहाँ बैठे थे कुछ दिनों के लिए, तो ये तय हुआ था कि आसिफा को पंजाब उनके सुपुर्द किया जाएगा और वो लाहौर में बैठेंगी बाकायदा उसके लिए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अब क्वेश्चन है, आपने आसिफा का नाम लिया, माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी ब्राइट पर्सन। अब इसके अंदर पार्टी के जो जिनसे मुलाकातें होती हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ द पार्टी, वो कहते हैं कि जी हम मारूसी सियासत करनी है या डेमोक्रेसी लेके आनी है। ये PMLN के अंदर के भी लोग बोलते हैं, पीपल्स पार्टी के भी बोलते हैं। द क्वेश्चन है अराइजेस, बिलावल जिनके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, ही इज़ अ क्लीन चिट पर्सन, वेरी डायनामिक। हुकूमत ने कोशिश की थी शुरू में, नहीं जी, आपका जो केस बनाया था उसमें जान छूट गई। मैं आई एम अ वेरी स्ट्रेट पर्सन, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ बीन मिसलेड एंड मिसगाइडेड। और आप उनको अकेला छोड़ो, ही कैन डू वंडर्स, ही इज़ अ गुड फिस्तान, he can do a lot of things। लेकिन यहाँ आपने देखिए पॉलिटिक्स क्या, ऑपोजिशन ये अननेचुरल ऑपोजिशन है। ये तो गवर्नमेंट में होते हैं तो ऑपोजिशन होती है, बाहर तो वैसी अननेचुरल ऑपोजिशन है। आपने इनको देख लिया कि PMLN के साथ पीपल्स पार्टी की नहीं बनी, उसके अपने नज़रिए, गवर्नमेंट के अंदर से कोलिशन से नवाज शरीफ बाहर आ गया। उसके बाद आपके पास PTI एक नया किड ऑन द ब्लॉक आया, इसने फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि लोग तंग आ गए थे। आपने देख लिया कि नून के भी और पीपल्स पार्टी के भी लोग इन्होंने ज्वाइन किए। आपने पहले प्रोग्राम में काफी नहीं जी, ये डोंट से करवाया गया क्या है, लेट्स बी ये जावेद कह सकता है। अच्छा ओके, ये करते होंगे, आई डोंट नो, बट द थिंग इज कि हमने हर चीज़ को बिल्कुल एक निगाह से, डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड द लाइन। हम बड़े कंस्पिरेटरी एक मोड में चले जाते हैं, वो ये हो गया तो वो हो गया। नो, नेशनल साइकी है, हमारी नेचुरल साइकी जी। हम किसी चीज़ को पॉजिटिव लेते नहीं है। हुकूमत अच्छा काम करेगी, बेड़ागर कर गई, ऑपोजिशन अच्छा काम, बेड़ागर कर गई। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रकस। ठीक कह रहे हैं कि आप 5 चीफ सेक्रेटरी बदल दें, ठीक है, 6 IGs बदल दें, रिफॉर्म्स लाने की बजाय सिर्फ IG सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी बदलते रहें, ठीक है। इससे बेहतर है कि अगर कोई काम ना करे, अगर कोई काम जो मर्जी हो वो डिलीवर ना कर सके, आई टोटली एग्री विद द हेड ऑफ स्टेट इज मोर रिस्पांसिबल। फिर तो सबसे पहले आपको बुजदार को चेंज करना चाहिए। देखें, फिर तो बुजदार को चेंज करना चाहिए, नहीं, या अगर उनको देना तो मेरे ख्याल ये भी इख्तियार दे दें कि सुबह और शाम, सुबह IG को चेंज करें और शाम को चीफ सेक्रेटरी। देखिए जब तक कोई परफॉर्म नहीं करता, बैठे हैं, दैट्स नॉट फेयर। नहीं, चुप तो बैठे हैं, लेकिन इस बारे में सेगमेंट में काफी मैं उनको उकसा देता हूं ताकि वो बोलेंगे। अच्छा जी, देखिए गुजारिश ये है कि एक तरफ तो हम सुबह से शाम तक मलबा डालते रहते हैं कि जी PTI की हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाई जनाब, गवर्नेंस बहुत बुरी है जनाब, और पंजाब में तो जी बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे को यार प्लीज कुछ बोले दे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि let him do what he wants to do, provided he delivers. Oh, so that's their responsibility. Period. End of the story. Over to you. Over to you, please. सेगमेंट अब ख़त्म होने वाला है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए।
अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।